हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम कार्यालय हिंदी पढ़ने वाले हैं और इसका ये सेकंड वीडियो है। तो आज हमारा जो टॉपिक का नाम है कार्यालय हिंदी का स्वरूप, यानी कि हमारे भारत में कार्यालय हिंदी का कैसा स्वरूप है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसे आखिर किस नज़रिए से देखा जाता है। ठीक है, तो हम इसी की बात करने वाले हैं। तो आपको पता है ना कार्यालय हिंदी का मतलब क्या होता है। कार्यालय हिंदी का सीधा साधा सिंपल सा मीनिंग है कि ऑफिस के लेवल पे जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कार्यालय हिंदी कहलाती है, और वो एक तरह से पारिभाषिक हिंदी भी कही जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, इसी से कार्यालय हिंदी का स्वरूप संवैधानिक स्तर पर बढ़ जाता है और उसके रूप में विस्तार होता है। कार्यालय हिंदी सामान्य स्तर पर नहीं बोली जाती, वह किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष प्रयोजन से बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट में ही ये बात क्लियर की गई है कि जो कार्यालय हिंदी है वो एक विशेष स्तर पे, एक सामान्य स्तर से उठकर एक विशेष स्तर पे एक विशेष प्रयोजन से प्रयोग की जाती है। फिर अगला है सामान्य हिंदी। राजभाषा को भ्रमवश राज्यों की हिंदी मानते आए हैं। जो सामान्य नागरिक है वो राजभाषा हिंदी यानी कि जो हिंदी भाषा है उसे क्या मानते आए हैं, राज्य की भाषा, कि ये हर राज्य में बोली जाती है। राजभाषा का एक मीन तो ये भी निकलता है ना कि ये हर राज्य में बोली जाती है, इसलिए इसे राजभाषा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हमारे राजभाषा शब्द का मीनिंग क्या निकलता है कि राज्य में बोली जाने वाली भाषा। वहीं हम अंग्रेजी में अगर राजभाषा शब्द को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे उसे ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे राजभाषा को बताया गया कि आखिर राजभाषा को भारत में किस नज़रिए से देखा, राजभाषा शब्द को जो शब्द है उसे भारत में किस नज़रिए से देखा जाता है। और अगर हम अंग्रेजी के नज़रिए से देखें यानी कि विदेशों की नज़रिए से देखें राजभाषा शब्द का उनके नज़रिए में क्या अर्थ निकलता है, तो उनके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज की जो राजकाज जो प्रशासन में यूज़ की जाती है भाषा, उसके लिए एक कार्यालय हिंदी होती है, उसे राजभाषा कहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि राज की भाषा से यहाँ अभिप्राय राजकाज की भाषा है, प्रशासन की भाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा या कार्यालय की भाषा से है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। फिर अगला पॉइंट है, पहले हिंदी भाषा जो थी वो सर्वमान्य थी, यानी कि हर जगह बोली जाती थी, भारत में हर जगह बोली जाती थी। परंतु ब्रिटिश काल आने के बाद उस समय हिंदी के साथ अंग्रेजी भी प्रशासन की भाषा बन गई, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उन्हें भी अपना काम देखना था, समझना था, तो उन्होंने हिंदी के साथ साथ वहाँ पे अंग्रेजी भी किया। उन्होंने पता है क्या किया था, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा इंग्लिश थी, ठीक है, और उनकी भाषा हिंदी थी, और हिंदी से इंग्लिश में पहुँचने में समस्या होती थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने कई सारे कॉलेज स्कूल खुलवाए। उन्होंने, चूँकि हम देखते हैं तो ब्रिटिश इसी टाइम पे हमारे यहाँ शिक्षा का आगमन होता है, उसका बढ़ावा होता है। यहीं पे पुनर्जागरण काल भी आता है जब ब्रिटिश आए थे। तो जब ये आए तो अंग्रेजी को अपने साथ लेके आए, तो अंग्रेजी को अपने से पूरे भारत में इन्होंने फैलाने के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज, बहुत सारी इन्होंने रैलियाँ निकाली, और प्रिंटिंग प्रेस भी तो इन्हीं के टाइम पर आई थी ना। तो ये सब चीज़ें जो थी इन्हीं के टाइम पे थी, और इन्होंने पढ़ा लिखा के लोगों को ना अपने सपोर्ट में रखा था। क्या कहते हैं, अंग्रेजों के चुगलखोर चाटुकारिता जो भी हम यूज़ करते हैं कि अंग्रेजों के जो तलवे चाटते थे, वो कुछ ऐसे ही लोग थे जो अंग्रेजों से इंग्लिश सीख के हमारे हिंदी भाषा के हिंदी लोगों को ही ठगा करते थे, लूटा करते थे, उनसे अपना काम निकाला करते थे। कुछ ऐसे ही। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी प्रशासन में इन्हों क्या कह रही हूँ, तो भारतीय प्रशासन में इन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी ऐड किया। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व की भाषा बनाने तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षित करने के लिए इन्होंने सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता था कि भारत जो है पूरा हमारा हो चुका है, इसलिए इन्होंने यहाँ की जो शासन की जो भाषा थी, जो भी कामकाज करवाने थे, क्योंकि ब्रिटिश से सीधा ब्रिटेन में जाना था, इंग्लैंड में जाना था, वहाँ पे बताना होता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा है, तो भारत उनका उपनिवेश था, जाहिर सी बात है, तो भारत से सामान निकलेगा, भारत से लोग वहाँ पर भी जाते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने यहाँ भारत की प्रशासन की भाषा किसे बनाया, अंग्रेजी को, ताकि उनके काम करने की सुविधा मिल सके।
क्योंकि इंसान क्या करता है, हमेशा अपना कंफर्ट ढूंढता है ना। तो वही इन्होंने भी किया, इन्होंने भी अपना कंफर्ट ढूंढा और भारत से हिंदी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को स्थापित कर दिया। तो वही यहाँ पे किया। लॉर्ड मेकाले की यहाँ पे बताया गया है कि लॉर्ड मेकाले ने 1835 में एक नया कानून बनाया। ठीक है, कानून में क्या था कि अंग्रेजी को भारत की शासन प्रशासन की भाषा बना दी। ठीक है, कि इसी भाषा में यहाँ का सारा काम चलेगा, चाहे जो भी काम हो, कानूनी कार्यवाही सारी की सारी अंग्रेजी भाषा में होगी। फिर आगे, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी राजभाषा के लिए हुई बैठक में हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी भारत की राजभाषा बनाने की बात रखी गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जाहिर सी बात है, जब देश को आज़ादी मिली तो हिंदी, कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को भी यहाँ पे आज़ादी मिल रही थी कि हिंदी भाषा भी तो उनके अधीन हो गई थी ना, एक तरह से गुलाम बनी गई थी कि हिंदी की वो इम्पोर्टेंस खत्म होकर वहाँ पे अंग्रेजी को महत्व दिया जाने लगा था। अंग्रेजी की वहाँ पे ज़्यादा बोलबाला हो गया था। लोग अंग्रेजी पढ़ने और सीखने के लिए विदेशों में जाया करते थे, है ना। भारत की हिंदी भाषा छोड़ के अंग्रेजी में जाया करते थे, वहाँ से वकाल और डॉक्टर जाने क्या क्या सीख के आते थे। सीख के आए तभी तो हमारे भारत में आधुनिकीकरण आया यार। तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने ये मांग रखी कि हिंदी को वापस से प्रशासन की भाषा बनाया जाए और अंग्रेजी को हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी जो थी ये थोड़े से समय में बहुत बड़ा अपना स्थान फैला चुकी थी, उसे बहुत कुछ मिल गया था, इसलिए वो छोड़ के जाना नहीं चाह पा रही थी। यानी कि जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी हट जाए, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो उस टाइम की बात बता रहे हैं कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी भारत की राजभाषा बनाने की बात यहाँ पे रखी गई थी। ओके, तो हिंदी जो थी संपूर्ण भारत में प्रचलित ना होने के कारण, क्योंकि संपूर्ण भारत में पहले थी लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आया, अगर आप देखोगे तो उत्तर भारत में तो हमें हिंदी मिलती है लेकिन दक्षिण भारत में हमें हिंदी नहीं मिलती है। दक्षिण भारत में हिंदी को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है कि हिंदी हम बोलते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी मातृभाषा चलती है और इंग्लिश चलती है। तो ऐसी कुछ बात है, लड़ाई हो गई थी स्वतंत्रता के टाइम पर हिंदी भाषा को लेकर दक्षिणी भारत में। ठीक है, तो कुछ ऐसी लड़ाई हो गई थी, इसकी वजह से वहाँ पे हिंदी का प्रचलन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण भारत में हिंदी प्रचलित ना होने के कारण अंग्रेजी को भारत की सहकारी या फिर सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और उसी दौरान उस प्रावधान में यह भी सम्मिलित कर दिया गया कि 15 वर्ष तक हिंदी की सह राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी। ठीक है, तो 14 सितंबर को क्या हुआ कि हिंदी को राजभाषा के रूप में बोल दिया गया कि हिंदी क्या है, राजभाषा है। राजभाषा मतलब राज्य की भाषा नहीं, राजभाषा मतलब कि राजकाज की, प्रशासन की, शासन व्यवस्था, जो कानून चलेगा उसमें इस भाषा को यूज किया जाएगा। ये हमारे पूरे देश की एक भाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा या गाइज, इन दोनों शब्दों का मीनिंग अलग अलग है, समझा करो। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का अधिकार मिल गया और उसी दौरान एक ऐसा ही प्रावधान रखा गया कि जब तक हिंदी पूरे भारत में नहीं प्रचलित होने लग जाती, सब कोई हिंदी भाषा का यूज़ नहीं करने लग जाता, तब तक जो अंग्रेजी है वो हिंदी की सपोर्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, सह राजभाषा जो उसका सपोर्ट करती रहेगी। ठीक है, ऐसी भाषा 15 वर्ष तक के लिए ये रहेगी। भारत जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के 15 वर्ष तक अंग्रेजी को उसकी सहकारी राजभाषा बनाया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अंग्रेजी का जो है प्रचलन, उसका वर्चस्व सब बढ़ता जा रहा है। आशा करते हैं आपने 12th में वर्चस्व पढ़ा होगा, वैश्वीकरण। तो आगे पढ़ते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में हिंदी जो कि राजभाषा है उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, चलिए वो पढ़ते हैं। क्योंकि ये राजभाषा है और हमें कार्यालय हिंदी को पढ़ना है, तो इसलिए ये संविधान का ये वाला पार्ट हमें पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का, थोड़ा सा, चलो फिर भी पढ़ते समझते। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान कुछ इस प्रकार से है। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला अध्याय है उसमें क्या है, संघ की राजभाषा। संघ क्या होता है, यानी कि राज्य। ठीक है, संघ और केंद्र आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स में आता है। संघ का मतलब
अगर हम भारत की अगर कभी व्याख्या करते हैं या फिर भारत के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो उसमें एक पॉइंट आता है, भारत क्या है, संघों का समूह है। तो संघ क्या है, संघ यहाँ पे राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि संघ की राजभाषा है। सबसे पहला अनुच्छेद में यही आता है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। जितने भी संघों की जो राजभाषा है, चाहे जो भी संघ हो, वहाँ की जो राजभाषा है क्या होगी, हिंदी, और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा प्रावधान रखा गया है, तो उसी प्रावधान को मैं पढ़ रही हूँ। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। जो भी शासकीय कार्य होंगे, जो भी प्रयोजन होंगे, वो क्या होंगे, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उससे मेल खाता हुआ होना चाहिए। फिर खंड 1 सेकंड पॉइंट है, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे वही अंग्रेजी के 15 वर्ष की बात की गई है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, यानी कि जब संविधान लागू किया जाएगा उससे आगे के 15 वर्ष तक अंग्रेजी क्या है, सहकारी भाषा के रूप में लागू रहेगी, और उन सभी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, ठीक है। 15 वर्ष तक अगर लाई है, सपोर्ट में आई है कि 15 वर्ष तक प्रचलन में रहेगी, तो 15 वर्ष तक जाहिर सी बात अंग्रेजी काम भी करेगी। तो यहाँ पे वही कह रहे कि क्या है, वो सपोर्ट करती रहेगी, प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसके ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले हिंदी को जैसे अंग्रेजी को जैसे यूज़ किया जाता था वैसे ही यूज़ किया जाता रहेगा। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, यानी कि जब समय की अवधि बीत जाएगी उसके बाद आदेश द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति आदेश देगा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का क्या, कि संघ के शासकीय प्रयोजनों, यानी कि जो संघ का जो शासकीय प्रयोजन है, संघ का मतलब आपको समझ में आया ना, राज्य, जो उसके शासकीय प्रयोजन है, यानी कि जो भी शासकीय मतलब कि शासन की, कानून की जो सरकारी कामकाज होंगे उनको पूरा करने के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का, और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो अंग्रेजी भाषा को हटा भी सकता है, उसे रख भी सकता है, बनाए भी रख सकता है। भारतीय अंकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त, यानी कि जो भारतीय अंक है और जो अंतर्राष्ट्रीय उसका जो रूप है हिंदी भाषा को लेकर, और जो अंग्रेजी भाषा है उसका भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रूप है उसे लेकर, यानी कि उसके सपोर्ट में भारत में अपनी व्यवस्था कायम रखेगा, और साथ ही देवनागरी रूप का, जो देवनागरी रूप है मीन्स हिंदी, शुद्ध हिंदी, उसका भी प्रयोग करता रहेगा। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या फिर अंकों के देवनागरी रूप का, इन सब का प्रयोग करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कही गई है कि 15 वर्ष तक यहाँ पे अंग्रेजी को स्थापित कर दिया गया है, अगर चाहे राष्ट्रपति तो 15 वर्ष के बाद इस कानून को हटा सकता है, ओके। ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। फिर अगला अनुच्छेद है 344, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। इसमें क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष के समाप्ति पर, यानी कि संविधान जब लागू किया गया है तो उससे 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात, तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, फिर उसके पश्चात 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, ठीक है। कि राष्ट्रपति के ऊपर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि उसे एक आयोग को गठित करना है जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अनेक सदस्यों से मिलकर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बोला गया है कि अंग्रेजी को हटाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा कि एक आयोग का गठन करेगा जो कि उसमें लोगों को इकट्ठा करेगा, ठीक है। वो एक अध्यक्ष भी चुनेगा और 8वीं अनुसूची उसमें जो भाषाएं हैं उन सब को उल्लेखित करेगा, उन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले
अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। ठीक है, कि 8वीं सूची में जितनी भी राजभाषाएं हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को इकट्ठा करके उन सब का एक आयोग बनाएगा। ठीक है, एक आयोग मतलब कि एक असेंबली बनाएंगे। ठीक है, उसका गठन करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित करें। ठीक है, कि आखिर अगला आदेश क्या देना है, हिंदी को अंग्रेजी को हटाना है कि नहीं हटाना है, उसके बारे में वो अपना नया आदेश स्थापित करेगा। कितने वर्षों पर? 5 या फिर 10 वर्षों की बाद। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को, आयोग अभी हमने आयोग बनाया ना कि जितनी भी भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं आती हैं उन सबका एक एक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का एक आयोग बनाया जाएगा। तो यहाँ पे उन्हीं आयोग के जो सदस्य हों उन सबका कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अधिक प्रयोग करें। यानी कि वो सब क्या है कि जो भी संघ के काम है उन सब के लिए हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग करें। संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पर निर्बंधनों यानी कि उसके ऊपर निर्भर ना हो। अनुच्छेद 348 में उल्लेखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। फिर अनुच्छेद 48 में भी कुछ बात है, अभी हमने पढ़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा पता नहीं है। आगे तो लेकिन जो जितनी भी उसमें बातें हैं उन सबको प्रयोग किया जाएगा। फिर इसका 4th पॉइंट जो है, संघ के किसी एक या अधिक उल्लेखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों के रूप में, यानी कि संघ में जो अंकों के रूप में जो भी प्रयोग किया जाता है, चाहे वो हिंदी की हो या फिर चाहे अंग्रेजी की हो, दोनों की देखो इंग्लिश अंक मतलब जो गणित होती है, गिनतियाँ होती है, उनकी भी यहाँ पे बात की जा सकती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि किसी एक भाषा का प्रयोग यहाँ पे हम लागू करेंगे। फिर इसका अगला पॉइंट है, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा, यानी कि पत्रों का यहाँ पे बात आ गई। ठीक है, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में जो पत्र की भाषा है उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग के निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें। ठीक है, अब यहाँ पे पत्रों की बात की गई है कि इनके बीच में क्या है, पत्रों की जो भाषा है वो भी हिंदी रहे कि अंग्रेजी रहे, इसके बारे में वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। क्या कि औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति के स्तर पे, इन सब के स्तर पे जो लोक सेवाओं के संबंध हैं, लोक सेवा, ठीक है, उनके संबंध में अहिंदी यानी कि जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं उन व्यक्तियों के न्याय संगत यानी कि उन सब के सपोर्ट में, यानी कि ऐसे लोग जो हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी उन्हें नहीं आती समझ में, हिंदी पढ़ नहीं सकते, उन लोगों के हितों को ध्यान रखते हुए अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि अभी हमने खंड 2 मतलब कि ये वाला जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके अंतर्गत पत्र की बात आई थी कि पत्र लिखा जाए और साथ ही राष्ट्रपति से भी पूछा जाए, ऐसी भी बात आई थी। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो अहिंदी वाले लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखकर ये सारे निर्णय लिए जाएं। फिर अगला पॉइंट है, एक समिति गठित की जाएगी। यहाँ फिर से एक और समिति गठित कर रहे हैं जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, लोकसभा जो जन सामान्य से लिया जाता है, राज्यसभा जो राज्यों से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जो लोकसभा के सदस्य होंगे, इसमें कितने लोग होंगे, 30 सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, 30 सदस्य लिए गए हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, इन सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वोट की बात की गई है कि यहाँ पे इन सभी सदस्यों में से आनुपातिक यानी कि अनुपात के स्तर पे कि इसमें अगर 20 है तो इसमें से 10 लोगों का बहुमत जरूरी है और इसमें अगर 10 है तो इसमें से 5 लोगों का बहुमत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये वही है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है, अगर इतने लोगों का हमें सपोर्ट मिल जाता है तो ये क्या है, कानून पास हो जाएगा। ठीक है, इस पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत,
एकल संक्रमणीय यानी कि जो ज़्यादातर एक पक्ष को अधिक बढ़ावा देते हैं। अगर इतने लोग बैठाए गए हैं, ज़्यादातर लोग अगर अंग्रेजी का सपोर्ट करेंगे तो हिंदी तो आ ही नहीं पाएगी। यहाँ पे वही है, यहाँ पे वोट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सीधी सीधी लैंग्वेज में वोटिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। समिति का कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे। ठीक है, यहाँ पे जो संगठन गठित किया गया है उसकी यहाँ पे सिफारिशों की परीक्षा करे कि उन्होंने जो सिफारिशें रखी गई हैं वो सही है या फिर गलत है, और राष्ट्रपति को उन सभी पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन करे। ठीक है, एक समिति बनाई गई है जो राज्यसभा और लोकसभा की है, और एक आयोग बनाया गया है जो कि राष्ट्रपति ने खुद बनाया गया है। 8वीं सूची के जितनी भी भाषा है उन सबका प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का एक आयोग बनाया गया। ठीक है ना, इन दोनों की यहाँ पे बात की जा रही है कि ये दोनों जो है अपनी जब सिफारिशें रखेंगे तो सारी सिफारिशों को चेक किया जाएगा। ठीक है, और तभी राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ को लागू करना चाहिए और कौन सी चीज़ को नहीं, और उसके पे वो अपनी राय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, नाउ 6 पॉइंट, अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उसे संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। ठीक है, सीधा सीधा सा मीनिंग है कि जो भी राय प्रस्तुत की जाएगी उसके ऊपर राष्ट्रपति सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा, फिर अपना निर्णय रखेगा। नाउ सेकंड अध्याय 2, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक यानी कि जो प्रदेशों में बोली जाती है, नहीं, चलो आगे समझते हैं। ठीक है, प्रादेशिक भाषा यानी कि राज्य की भाषा व राज्य भाषाएं। ओके, अनुच्छेद नंबर 345, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार किया जा सकेगा। ठीक है, सीधा सीधा से मीनिंग इन्होंने क्या कहा कि जो राज्यों द्वारा विधानमंडल विधि द्वारा या फिर उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा के जो अधिक हितकारी होगी या फिर जो लोगों के ज़्यादा पहुंच में होगी उस भाषा को किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य के सभी, यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो सभी लोगों के हित में होगी, जो सभी लोगों की पहुंच में होगी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार किया जा सकती है। ठीक है, वही है, जो भाषा सभी लोगों की पहुंच में होगी उसे ही सपोर्ट में ज़्यादा दिया जाएगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। ठीक है, जब तक ये सब कोई उपबंध यानी कि कोई उपबंध मतलब कि अगर वो कुछ सपोर्ट में नहीं करते हैं, लोगों के हित के लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं, तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ठीक है, जब तक उन लोगों के सपोर्ट में ना हो वो भाषा, वो लैंग्वेज यानी कि हिंदी भाषा, जब तक उनके सपोर्ट में ना हो, उन्हें समझ में नहीं आती है, तब तक अंग्रेजी भाषा का ही यूज़ किया जाता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बात ये क्लियर होगी, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा था। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो पहले से ही हिंदी भाषा नहीं समझ सकते थे और वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए अंग्रेजी भाषा का उसी तरह से यूज़ किया जाता रहेगा जैसे पहले संविधान लागू होने से पहले किया जाता था। अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पत्रादि की राजभाषा कि आखिर पत्रों में कौन सी राजभाषा रहेगी। ये ऊपर वाला पूरा कन्फ्यूजन है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच, यानी कि एक राज्य से दूसरा राज्य, फिर राज्य और संघ। संघ यानी कि उसके अंतर्गत यानी कि राज्य के अंतर्गत भी तो बहुत सारी जगह आ जाती है ना, जैसे कि बहुत सारी जगह आ जाती है यार, ग्रामीण सरकार आ जाती है, जिला सरकार आ जाती है ना। तो वही सारे संस्थानों के बीच में जब पत्रों का व्यवहार होता है यानी कि पत्र जब भेजे जाते हैं तो उसकी राजभाषा क्या रहेगी। संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि उन दोनों के बीच में जो भाषा प्रयोग की जाएगी वो दोनों के
हितकारी होनी चाहिए, कि दोनों के सपोर्ट में होनी चाहिए, दोनों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। परंतु यदि 2 या अधिक राज्यों यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर 2 राज्य ये बात मानते हैं कि हाँ, हिंदी भाषा हम यूज़ कर सकते हैं, हमें समझ में आती है, तो वहाँ पे इस बात को लागू किया जा सकता है, वो हिंदी भाषा को यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला अनुच्छेद है 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग, जनसंख्या की बात की गई है कि राज्य की अगर कोई जनसंख्या है, उसका कोई हिस्सा द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में किसी विशेष उपबंध यानी कि उन्होंने कोई ऐसी बात रख दी है कि अब तो भाई ये माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। यदि किसी निर्मित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्र द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र और उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। सीधी से यहाँ पे बात की गई है कि कोई ऐसी भाषा जो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा हितकारी है और लोग चाहते हैं कि हमारे राज्य की राजभाषा बने, तो जो राष्ट्रपति है वो उसे वो मान्यता दे सकता है, वो भी शासकीय मान्यता, ठीक है, कि वहाँ के जो कार्यालय या संस्था हैं वहाँ पे इस भाषा को यूज़ की जा सकती है। ओके, फिर अगला है अध्याय 3, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, ठीक है। आखिर न्यायालयों की भाषा कौन सी होगी? तो अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अधिनियम यानी कि कोई भी नियम पारित किया जाएगा। विधेयक यानी कि वहाँ पे भी कोई कानून, विधेयक का होता है जो कानून बनने वाला है, जो पारित होने वाला है, उससे पहले उसे जब कागज में उतार दिया जाता है तो हम उसे विधेयक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विधेयक का एक मीनिंग एमएलए भी होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो इस विधेयक का मतलब क्या है कि जो कानून लागू होने वाला है उससे पहले वो जब पेपर पे उतर चुका है, उसे स्टैंप नहीं लगा है, लेकिन तभी वो पेपर में है ना, उसे हम विधेयक कहेंगे, ठीक है। तो इन सब में कौन सी भाषा यूज़ की जाए, यहाँ पे वो बात बताएंगे। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक, उपबंध यानी कि जब तक उसे एक मान्यता नहीं मिल जाती। उपबंध हमने इससे पहले वाले में ही पढ़ा था कि जब सामान्य नागरिक द्वारा ऐसा कोई उपबंध किया जाए तो राष्ट्रपति को थोड़ी सी उसे क्या सपोर्ट करना चाहिए, है ना, कुछ ऐसी हमने बात पढ़ी थी। तो इसमें भी वही उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा या फिर उसके ऊपर मोहर लगने से पहले उसे अभी तक मान्यता नहीं मिलती है, तो वो उपबंध वही बात है, कुछ कानूनन बात ही है, उतना हमें क्लियर नहीं होता है। तो चलिए, का उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ठीक है, यानी कि जितने भी कोर्ट्स होंगे उनमें इंग्लिश भाषा यूज़ की जाएगी। फिर ख है उसका फर्स्ट पॉइंट, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित की जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित की जाने वाले अनेक संशोधनों के, इन सब की भाषा भी कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी, ठीक है। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति या किसी अन्य राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी आदेशों की, इन सब की भाषा भी अंग्रेजी होगी। इस संविधान के अधीन अथवा संसद की किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बताया गया? कार्यालय यानी कि मातृभाषा जो है वो हर जगह लागू है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश भाषा में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे वो बताया गया है। संसद में कहीं पर कोई कानून पारित होता है, विधानमंडल में, या फिर कोई नया नियम आना है, कोई उपबंध आना है, कोई नई विधियाँ आनी है, आदेश, नियम, इन सब की भाषा जो है इंग्लिश रहेगी, हमें इस अनुच्छेद में मिलता है। फिर सेकंड है, उसमें क्या कह रहे हैं कि खंड 1 के उपखंड का के किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, ठीक है, उच्च न्यायालय जो कि उसी के राज्य के अंतर्गत आता है। राज्यपाल की बात की जा रही है कि राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति से बात करेगा अपनी मातृभाषा को लेकर, शायद से, है ना। और कौन से? उच्च न्यायालय जो कि उसी के राज्य के अंतर्गत आता है। हमारे भारत में न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो सीमित है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर राज्य में जितने राज्य है उतने वहाँ के न्यायालय हैं।
ठीक है, तो उसी के राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए वो राष्ट्रपति से ये सहमति ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे वही मातृभाषा की बात की जा रही है कि अगर वहाँ के ज़्यादातर लोग इस भाषा को यूज़ करते हैं तो वहाँ के उच्च न्यायालय में इस भाषा को यूज़ किया जा सकता है। परंतु इस खंड की कोई बात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। ठीक है, कि डिग्री पे यहाँ पे लागू नहीं होगी कि डिग्री में भी कौन सी मातृभाषा हो, वहाँ पे अंग्रेजी भाषा होगी। फिर थर्ड है, खंड 1 के उपखंड का में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेशों में अथवा उस उपखंड में पर है में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग किए लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। यहाँ पे ही वही है, राजभाषा को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ठीक है ना, अगला पढ़ते हैं। फिर अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, यानी कि भाषा से संबंधित अगर कुछ विधियाँ हमें वहाँ पर डालनी है, कुछ नियम और डालने हैं तो उसके लिए विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 में हमने वहाँ पे बात की थी कि अनुच्छेद 348, ठीक है, स्टार्टिंग में ही जो पहला दूसरा अनुच्छेद आया था उसमें अनुच्छेद 348 की बात की गई थी। तो यहाँ पे उसके बारे में हम समझ रहे हैं कि 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही बात है कि जब तक इसे बहुमत नहीं मिलेगा राज्यसभा और लोकसभा तक, जब तक इसकी बात रखी नहीं जाएगी, राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिलेगी, तब तक अंग्रेजी को नहीं हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित सीमित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति ने एक आयोग बनाया था, यहाँ पे उसकी बात की गई है। तो इन सब की जब सिफारिश है, उन सब का सपोर्ट मिलने के बाद ही अंग्रेजी भाषा को हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला है अध्याय 4 विशेष निर्देश, यानी कि कुछ इसमें और भी एक्स्ट्रा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, क्या है, 350 अनुच्छेद संख्या 350 व्यथा के निवारण के लिए अध्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि कोई व्यथा होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके निवारण के लिए अध्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो उस समय पे उस इमरजेंसी में कौन सी भाषा यूज़ की जाए, यहाँ पे वो बात की गई है। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। यानी कि अगर किसी सामान्य नागरिक को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, वो अपनी व्यथा के निवारण के लिए, अपनी प्रॉब्लम के निवारण के लिए संघ को अपनी मातृभाषा में वो पत्र दे सकता है। ठीक है, राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग जो लास्ट वाली लाइन है उसमें बोला गया कि अगर वो भाषा राज्य में यूज़ होती है तो वो उस भाषा में अपनी समस्या को कॉपी पे लिख के राज्य में दे सकता है। फिर अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। क्या मातृभाषा, जो कि मातृभाषा है उसकी बात की जा रही है कि उसमें शिक्षा की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों के शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ठीक है, कि जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वहाँ पे कौन सी भाषा का यूज़ किया जाएगा, मातृभाषा को। ठीक है, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है। कौन, राष्ट्रपति, जो वह ऐसी सुविधाओं के उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझा जाता है। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को आदेश देंगे जो ये सारे कार्य कर सकता है। फिर अनुच्छेद 350 भाषीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी है। ठीक है, जो भारतीय जो
भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई भाषा आती है, वो अल्पसंख्यक मात्रा में मौजूद है, वो भी कुछ विशेष अधिकार उन्हें मिले हुए हैं। क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और व्यक्ति नियुक्त कर रहा है, कौन? राष्ट्रपति। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों से संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, यानी कि राष्ट्रपति की उसे सारी मांगे माननी पड़ेगी। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों से भिजवाएगा। ठीक है, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति खड़ा करेगा, उसकी जितनी भी बातें हैं, जो भी मातृभाषा से रिलेटेड जितनी भी बातें, जो भी कानून को नया उपबंध स्थापित करना होगा, तो वो लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी एमएलए हैं, उन सभी के सामने, सदन के सभी सदस्यों के सामने वो रखवाएगा। ठीक है, और सभी राज्यों को भिजवाएगा कि वो सब इसे पढ़े और इसे हम नया कानून की तरह, एक नए नियम की तरह प्रस्तावित करने वाले हैं, तो आप इसमें हमें बताएं कि ये आपके राज्य में स्वीकृत है या नहीं। ठीक है, ऐसी बात है। फिर अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। संसद का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना। ठीक है, हिंदी भाषा को यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदी भाषा जो है उसका प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी, भारत की जो सामाजिक संस्कृति है उन सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, सभी का माध्यम बने, कौन? हिंदी को बनाने के लिए बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना, यानी कि जो भी वहाँ की जो आम बोलचाल की भाषा होगी, यानी कि मातृभाषा जो होगी, उसकी प्रचलन में बिना किसी प्रकार की व्यवधा, हस्तक्षेप किए बिना वो हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावे और 8वीं अनुसूची में वे निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों के आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणिक अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। ठीक है, हिंदी को ही बताया गया है कि हिंदी क्या है, जल्दी जल्दी वो प्रचलन में आए, इसलिए उसे ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है। कह रहे कि वो ये काम भी करे लोगों के लिए, लोगों को अगर किसी प्रकार के उससे अपनी अभिव्यक्ति करने में असुविधा होती है तो वो नए शब्दों का प्रचलन भी करे। ठीक है, शब्द भंडार की बात की गई है मुख्यतः संस्कृत से, जो कि संस्कृत चूँकि देवनागरी है, संस्कृत भाषा से ही मिलती है, तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि हिंदी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। फिर ये ख़त्म हो रहा है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। अनुच्छेद 210 में द्वारा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में निर्देश देते हुए लिखा गया है कि राज्य के विधानमंडल अपना कार्य राज्य की भाषा या भाषाओं में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी या फिर अंग्रेजी में राज्य की भाषा। ठीक है, वही बात की गई है कि अनुच्छेद 10 में भी एक ऐसी बात की गई है राज्य भाषा को लेकर। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये वाला वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा तो बोरिंग था, मेरे को ही पता है, फिर भी इन अनुच्छेदों को याद कर लेना, पेपर में बहुत सपोर्ट करते हैं। अनुच्छेद का नंबर डाल देना और उसका जो मेन पॉइंट है उसे अंडरलाइन करके वहाँ पे लिख देना। ओके, बाय बाय, आशा करते समझ में आया होगा। टेक केयर।